कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 9 जो कि है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से देखते हैं इस चैप्टर में क्या है और कैसे है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जान लेते हैं कि मनोविज्ञान क्या है, इसका मतलब क्या है। तो मनोविज्ञान या साइकोलॉजी ये हमारा दो शब्दों से मिलके बना है। तो वो दो शब्द कौन से हैं? वो है साइकिक और लोगोस। तो साइकिक का मतलब है हमारा मन और लोगोस का मतलब है विज्ञान, यानी कि मन का विज्ञान। तो ये तो हो गया इसका मतलब। तो इसकी कुछ परिभाषाएं हैं वो देख लेते हैं। तो पहली है जैसे कि मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का विज्ञान है। ये किसने कहा है? ये हमें पिल्सबरी ने कहा है। अगली देखेंगे, मनोविज्ञान का संबंध व्यक्ति की क्रियाओं से संबंधित वातावरण से है। ये वुडवर्थ जी का कहना है। तो ये तो होगी हमारी डेफिनेशंस और साइकोलॉजी का मतलब। तो अब जान लेते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या है, उसका मतलब क्या है। तो जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है हमारी उन मनोवैज्ञानिक कारणों की स्टडी है जो कि हमारी मोटर स्किल को सीखने और परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ाएं उसमें एक अहम भूमिका निभाती है। तो अब देखेंगे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की इम्पोर्टेंस। तो क्या इम्पोर्टेंस है ये? सबसे पहला है हमारा व्यवहार को समझने में सहायक। तो जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है वो कोचेस को हेल्प करता है प्लेयर्स के बिहेवियर को समझने के लिए, जो हमारे कॉम्पिटिशन्स के टाइम पर या नॉर्मल प्रैक्टिस के टाइम पर अलग अलग बिहेवियर होते हैं। तो अगला है हमारा इमोशंस पर नियंत्रण में सहायक। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या करता है कि जब कॉम्पिटिशन्स के टाइम पे बच्चों में नेगेटिव थॉट्स आते हैं या गुस्सा आता है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा खिलाड़ियों को मानसिक रूप से तैयार करना, यानी कि मेंटली रेडी करना, मोटिवेशन देना उन्हें कि जैसे अगर आपको पता है कि उनकी टीम हार गई, आपकी टीम हार गई है और उनकी टीम जीत गई है आपसे, तो उनको इतना मोटिवेट करना कि नहीं कोई नहीं, हम अगली गेम खेलेंगे दोबारा से, हम जीत जाएंगे, उनमें मोटिवेशन भरना। तो अगला पॉइंट है बच्चों हमारा शरीर क्रियात्मक क्षमताओं को बढ़ाना। तो जैसे कि आप सब बच्चों को पता है हर बच्चे में बच्चों एक एबिलिटी होती है, तो कई बार उन बच्चों को ही अपनी एबिलिटी नहीं पता होती। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के थ्रू उन बच्चों की एबिलिटी को समझना उसमें हेल्प करती है। तो अगला है हमारा खिलाड़ियों की भावनात्मक समस्याओं में भूमिका। तो जैसे हर गेम है उसमें जीत या हार चलती रहती है। तो अगर आपकी टीम जैसे एक बार हार भी गई है तो उसको मोटिवेट करना कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम अगली बार जीत जाएंगे। तो ये तो हो गई हमारे मनोविज्ञान की इम्पोर्टेंस स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की। तो अब हम देख लेते हैं अगला टॉपिक क्या है हमारा, वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है हमारा? तो जो हमारी ग्रोथ होती है वो हमारी जो बॉडी है उसमें बढ़ोतरी से रिलेटेड है, लेकिन जो हमारा डेवलपमेंट है वो हमारी मेच्योरिटी लेवल से रिलेटेड है। तो ये तो इसका हो गया मतलब। अब इसके डिफरेंसेस जान लेते हैं। तो पहले है जैसे कि जो आपकी ग्रोथ है उसे आप नाप सकते हो, लेकिन डेवलपमेंट को आप नहीं नाप सकते। अब वो कैसे? ग्रोथ यानी कि आपकी हाइट है, आप उसे नाप सकते हो, लेकिन डेवलपमेंट जो आपका मेच्योरिटी लेवल है उसे आप नहीं नाप सकते। अगला है हमारा जो आपकी ग्रोथ है एक निश्चित समय तक होती है, लेकिन जो आपकी डेवलपमेंट है वो एक लाइफ टाइम प्रोसेस है। ग्रोथ जैसे कि आप पैदा हुए हो, ठीक है, आपकी ग्रोथ टाइम टू टाइम बढ़ रही है, एक टाइम तक आकर वो रुक जाती है, लेकिन जो डेवलपमेंट है यानी कि मैच्योरिटी लेवल है आपका वो टाइम के साथ चलता रहता है। नेक्स्ट है हमारा जैसे ग्रोथ है आपकी वो आपके शरीर की जो हाइट है, वेट है, आपकी बॉडी का साइज है उससे रिलेटेड होता है, लेकिन जो आपकी डेवलपमेंट होता है वो आपकी जो क्वालिटीज़ होती हैं जैसे कि आपके बिहेवियर में चेंजेस मैच्योरिटी लेवल में उससे रिलेटेड होता है। अगला है हमारा जो ग्रोथ होती है वो विकास के अनुरूप हो वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो विकास है आपका यानी कि डेवलपमेंट वो वृद्धि के बिना भी हो सकता है। जैसे कि एक 22-23 साल का बच्चा है,
लेकिन उसकी जो मेच्योरिटी लेवल है वो अभी भी 15 से 16 साल तक के बच्चे की है। उसी तरह डेवलपमेंट में क्या है, कई बार होता है कि बच्चे टाइम से पहले समझदार हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं, कभी आप अपने घर के माहौल को देखकर, सिचुएशंस ऐसी होती हैं, उन सब चीज़ों से। तो अगला है 5th पॉइंट हमारा, जो आपकी ग्रोथ होती है वो आपके जो बॉडी के पार्ट्स हैं उधर तक ही सीमित रहती है, लेकिन जो आपकी डेवलपमेंट है वो चलती रहती है। जैसे कि आप 15-20 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, ज़रूरी नहीं है आपकी बॉडी के पार्ट्स तब तक बढ़ते रहेंगे, वो एक टाइम के बाद रुक जाते हैं उसकी ग्रोथ होनी। लेकिन जो उसकी डेवलपमेंट है, टाइम टू टाइम जैसे बॉडी में चेंजेस होते हैं, धीरे धीरे आपकी बॉडी छोटे से बड़ी होती है, देन बूढ़े होने लगते हो, तो वो चेंजेस होते हैं। तो ये तो हो गए इनके डिफरेंसेस। तो अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, चलिए। किशोरों की समस्याएं व उनका समाधान। तो किशोरावस्था क्या होती है बच्चों? किशोरावस्था यानी कि एज ऑफ प्रॉब्लम्स कहते हैं इसे। तो किशोरावस्था में जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, 16 से 18 साल तक के बच्चे ज़्यादातर इसी अवस्था में आते हैं। तो इस अवस्था में क्या होता है कि फिजिकली, मेंटली और सोशली कह लो या इमोशनली कह लो, बहुत से चेंजेस होते हैं, जिसे हम सडन चेंजेस भी कह सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा मीनिंग। तो अब देख लेते हैं कि समस्याएं क्या होती हैं 16 से 18 साल तक के बच्चों को। शायद इन प्रॉब्लम से आप अपने आप को भी रिलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले हमारी क्या प्रॉब्लम आती है? शारीरिक समस्या। तो शारीरिक समस्या में क्या होता है बच्चों, जैसे कि हार्मोन्स चेंजेस बहुत जल्दी होते हैं इसमें। तो बॉयज़ की जैसे हाइट बढ़ जाती है, वेट बढ़ जाता है, मसल्स वगैरह पावर गेन होने लगती है, तो उन्हें समझ नहीं आता कि वो इस पावर को कहाँ यूज़ करें। उसी तरह गर्ल्स में भी चेंजेस होते हैं, तो उनके भी मूड स्विंग्स रहते हैं। जैसे इस किशोरावस्था में आकर उनके मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो कई तरह के चेंजेस दोनों में ही रहते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की। अगला है हमारा मानसिक समस्याएं। तो बच्चों किशोरावस्था में क्या होता है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, स्ट्रेस रहती है, तो जिससे कि वो आपस में दूसरे बच्चों के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते। तो अगला आता है बच्चों हमारा भावनात्मक समस्याएं। इसमें क्या होता है कि जो किशोर होते हैं उनमें अत्यधिक मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन होते हैं, यानी कि चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि उनके पेरेंट्स उन पे कंट्रोल करना चाह रहे हैं और वो उनसे एक तरह से उनकी कंट्रोल से मुक्ति पाना चाहते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि बच्चों और पेरेंट्स में आपस में एक तनाव सा बना रहता है। अगला है हमारा निराशा की समस्या। तो इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चों किशोरों को लगता है, यानी कि आप अपने से भी समझ सकते हो कि जैसे किशोरों को लगता है कि सभी लोगों को उनके प्रति सोच बदल गई है। जैसे उन्हें ये लगता है कि जैसे वो बड़े हो रहे हैं, टाइम टू टाइम उनके ऊपर जिम्मेदारियां डाली जा रही हैं, लेकिन वो उस लेवल तक मैच्योर नहीं होते, के कारण वो तनाव रहने मतलब स्ट्रेस्ड रहने लगते हैं। अगला आता है हमारा यौन संबंधी समस्याएं। तो जैसे कि सबको पता है कि क्लास में या सबके सामने अपनी सेक्सुअल रिलेटेड बातें करना एक गलत बात मानी जाती है। इवन कई जगह आज भी ऐसा है कि टीचर्स भी इसे एक तरह से हेजिटेशन होती है उन्हें भी कि इसके बारे में जानकारी देने के लिए। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, जो किशोर होते हैं सेक्स से रिलेटेड बातें जानने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर वीडियोस देखते हैं या चीज़ें सर्च करते हैं, तो उनके दिमाग में सेक्स से रिलेटेड गलत थिंकिंग बन जाती है। अगला है हमारा नशे की समस्या। तो नशे की समस्या में क्या होता है बच्चों, जो किशोर होते हैं उन्हें नए नए अनुभव प्राप्त होते हैं, उन्हें एक्साइटमेंट होती है कि कैसे ये क्या चीज़ है उसके बारे में जानने के बारे में। कभी कभी बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं और उससे उभरने के लिए वो नशे का सहारा लेते हैं। जैसे कि अल्कोहल नॉर्मल हो गया आज के टाइम पे कि नहीं अल्कोहल ले लो स्ट्रेस दूर हो जाएगा। ये बहुत छोटी एज के बच्चे भी स्मोकिंग करने लग जाते हैं, और जब वो नशे में पड़ते हैं तो नशे में आने के बाद तो फिर बच्चे चोरी चकारी जो ये काम होते हैं उसमें पड़ जाते हैं, उनसे भी नहीं डरते। अगला है हमारा बाल अपराध की समस्या। तो कई बार क्या होता है कि बच्चों जो मेंटली, सोशली और जो आपके स्वेगात्मक चेंजेस होते हैं उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, तो बच्चे क्या करते हैं, झूठ बोल देते हैं, चोरी करते हैं या झगड़ा कर लेते हैं,
या कभी कभी जाने अनजाने में ऐसा क्राइम कर देते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। तो अगला पॉइंट है बच्चों हमारा व्यवहार संबंधी समस्याएं। तो क्या होता है कि किशोर यानी कि जो आप अपनी एज से रिलेट समझ सकते हो कि जैसे आपको भी कई बार होता है कि आप बहुत जल्दी छोटी सी बातों पर चिड़चिड़े हो जाते हो, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है आपको। तो कई बार बच्चों क्या होता है कि जैसे आपके भी कोई ना कोई ग्रुप होगा, तो ऐसे ही किशोरावस्था में बच्चों के जैसे ग्रुप होते हैं तो वो अपने ग्रुप में जैसे हवाबाजी के लिए कभी कभी कई लोग करते हैं, जैसे बॉयज़ में ही होता है, स्मोकिंग करने लग जाते हैं। तो वो गलत चीज़ों का सहारा लेते हैं या उनको ज़्यादा इंटेंशन रहे कि हम ज़्यादा हैं उस हिसाब से। तो अगला है हमारा सामाजिक समस्याएं। तो इसमें क्या होता है कि रूल रेगुलेशंस तो हर जगह होते हैं, चाहे स्कूल में हो चाहे घर पे हो। वैसे ही सोसाइटी में रहने के लिए भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। तो बच्चों को क्या लगता है कि नहीं, हमारे ऊपर ये रूल रेगुलेशन थोपे जा रहे हैं, तो वो उन रूल रेगुलेशन से बचने के लिए अपने ही कुछ नियम बना लेते हैं, अपनी ही कुछ थिंकिंग बना लेते हैं कि उनको कैसे करना है। तो इस बिहेवियर को क्या होता है कि लोग समझते हैं कि ये विद्रोह की संज्ञा एक तरह से दे दी जाती है इसे। तो ये तो होगी हमारी किशोरों की प्रॉब्लम्स। अब इसका समाधान क्या है, तो चलिए देखेंगे। तो जो पेरेंट्स को किशोरों के बदलते व्यवहार की से चिंतित होने की बजाय उनको समझाना चाहिए कि जो उनके बिहेवियर में जो बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं वो तनाव की वजह से भी यानी कि स्ट्रेस की वजह से भी हो सकते हैं। और नेक्स्ट देखेंगे। तो जो किशोरों में क्रिएटिविटी एबिलिटी को डेवलप करने के लिए उन्हें कई तरह के जैसे कि रचनात्मक या पॉजिटिव एक्टिविटीज़ के लिए प्रेरित करना चाहिए, ताकि वो बेमतलब की कामों में ना लगे। जैसे आज के टाइम के बच्चे आपने देखे होंगे, पबजी बहुत फेमस हो रहा है या कैंडी क्रश में लगे रहते हैं, लूडो में लगे रहते हैं। तो इन चीज़ों की बजाय एक क्रिएटिविटी चीज़ों में लगेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है उनके लिए। अगला है जैसे कि मैंने बताया कि सेक्स एजुकेशन कोई नहीं देता। अगर स्कूल में कॉलेजेस में अगर सेक्स एजुकेशन अच्छे से बताया जाए, उसके बारे में पढ़ाया जाए, तो जो बच्चों में सेक्स की जिज्ञासा है उसके बारे में जानने की कि क्या होता है कैसे होता है, उसको शांत किया जा सकता है। और पेरेंट्स को भी बच्चों के सामने ज़्यादा हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए, अगर उनको भी यौन संबंधी जानकारी उनको देनी चाहिए। तो जैसे नेक्स्ट है हमारा कॉलेजेस में और स्कूल्स में बच्चों को जैसे ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जितनी भी है उन्हें जानकारी देनी चाहिए, के लिए अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। तो नेक्स्ट है हमारा जैसे पेरेंट्स को या बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उन्हें हमारे किशोरों को यानी कि हम जैसे बच्चों को, जो आप जैसे बच्चे हैं जो वीडियोस देख रहे हैं, उनको नैतिक या मोरल वैल्यूज़ जिसे हम बोलते हैं उसके बारे में या धार्मिक शिक्षा देनी चाहिए। मोरल वैल्यूज़ जैसे बड़ों का आदर करना, किसके साथ कैसे बिहेव करना है। तो नेक्स्ट है जैसे कि पेरेंट्स को बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। आज के टाइम पर हाउस वाइफ्स भी कम है, जैसे आपने देखा होगा मदर्स भी काम पर जाती हैं, फादर भी काम पर जाते हैं, तो बच्चा इस टाइम पर अपने आप को अकेला फील करता है। तो पेरेंट्स को थोड़ा टाइम बच्चों को भी देना चाहिए। तो बच्चों वीडियो कैसी लगी? तो ये थे आपके साइकोलॉजी के कुछ टॉपिक्स जो आपके एग्जाम्स में आएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।